नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसपी संजय में। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल और मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना। महाजनपद काल, जिसके बारे में मतलब भारत का जब राजनीतिक इतिहास शुरू होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महाजनपद काल की। महाजनपद आप ये समझो कि जब छोटे छोटे ग्राम मिलकर रूप में, जब साम्राज्य के रूप में या राज्य का बड़ा निर्माण हुआ जिसमें राजा शासन कर रहा था, उसे महाजनपद कहा गया है। एक विस्तृत क्षेत्र को महाजनपद बोला गया है। तो सबसे शुरू में देखो क्या होता है कि जब लोग निवास कर रहे थे तो लोग परिवार को मिलकर कुल का निर्माण हुआ, और कुल से मिलकर ग्राम का निर्माण हुआ, ग्राम से मिलकर विश्व का हुआ, विश्व से मिलकर जनपद का, जनपद से मिलकर महाजनपद का। अगर वर्तमान समय समझें तो विभिन्न परिवारों से मिलकर कुल बनता है, कुल या खानदान बोलते हैं जिसे, है ना। बहुत सारे ग्रामों को मिलकर, मतलब बहुत सारे कुल के लोग मिलकर ग्राम का निर्माण करते हैं। मतलब एक ग्राम में कई कुल के लोग रह सकते हैं, और बहुत सारे ग्राम मिलकर वर्तमान में जो विकास खंड की निर्माण होती है, तहसील की निर्माण होती है, उसे बेस समझ लीजिए आप। वो जो जिले की निर्माण होती है उसे आप जनपद समझ लीजिए। वो जो राज्य है वो महाजनपद है। मतलब एक विस्तृत क्षेत्र महाजनपद है। और महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या 16 थी। कितनी थी? कितने महाजनपद थे? आपको याद रखना है, महाजनपद 16 थे, जिनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती है और जैन ग्रंथ से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ हुआ, जैन ग्रंथ हुआ, साथ में ब्राह्मण ग्रंथों से भी हमें इनकी जानकारी मिलती है। मतलब जो 16 महाजनपद हैं, इनकी जानकारी हमें विभिन्न ग्रंथों से, विभिन्न धर्मों के ग्रंथों से मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ का नाम है क्या? आगुंतर निकाय। आगुंतर निकाय से महाजनपद की मतलब की महाजनपद 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उससे भी इनकी जानकारी मिलती है। आपको याद रखना है कि जो बौद्ध ग्रंथ और जो जैन ग्रंथ में जो जानकारी है उसमें थोड़ी सा विभिन्नता है या थोड़ी सा अंतर भी प्राप्त हुआ है। लेकिन अपन जो पढ़ते हैं महाजनपदों की संख्या वो 16 है, जिनकी जानकारी विभिन्न साहित्य से हमें प्राप्त होती है। तो आइए हम एक एक करके, आप मैप में देख रहे होंगे महाजनपद अपन ने दिए हैं, अपन एक एक करके उनके नाम, उनकी राजधानी और उनकी वर्तमान स्थिति क्या थी, मतलब वर्तमान में अगर वो होते तो कहां होते, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहला अपना है कंबोज। सबसे पहला अपना क्या है? कंबोज। तो आप ये देख रहे हैं, ये है अपना नंबर 1 कंबोज। कंबोज की स्थिति, कंबोज की जो राजधानी थी वो हाटक थी। वो क्या थी? हाटक। और इसकी वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में थी। रावलपिंडी और पेशावर, जो पाकिस्तान का वो हिस्सा जो वर्तमान में कश्मीर से लगता है, तो इसकी राजधानी जो थी वो कश्मीर वाले क्षेत्र में आती थी। तो पाकिस्तान और कश्मीर की तरफ इसकी वर्तमान स्थिति थी। तो इसका स्थिति अपन क्या देख लेंगे? पाकिस्तान। तो मतलब जो कंबोज महाजनपद था उसकी राजधानी हाटक थी और वर्तमान स्थिति उसकी रावलपिंडी जिला, राजधानी उसकी कश्मीर वाले क्षेत्र में थी। और वर्तमान लोकेशन अगर देखी जाए तो अधिकतर चीज पाकिस्तान में आता है। आपको पता होगा सिंधु स्थल भी पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं, है ना। बहुत सारे जो अपन ने जो ऋग्वेदिक काल पढ़ा था उसका बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में है। और ये जो महाजनपद काल का है, क्योंकि उस समय एक संपूर्ण भारत में पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी आता था। तो कंबोज के बारे में देख लिया। इसके बाद अपन को देखना है गांधार के बारे में। दूसरा कौन सा है? गांधार। आप मैप में देख रहे होंगे कि ये जो राजस्थान वाला इलाका है और पंजाब वाला इलाका, उसके ऊपर पे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में कौन था? गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, जो शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। आपको पता होगा प्राचीन भारत के 2 विश्वविद्यालय, एक नालंदा विश्वविद्यालय जो कहां पे है? बिहार में था, और एक तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान पाकिस्तान में है। तो वो किसकी राजधानी थी? गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। और इसकी भी वर्तमान स्थिति कहां पे है? पाकिस्तान में। आपको याद रखना है कि राजस्थान, पंजाब और जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे ये महाजनपद फैला हुआ था। तो अपन ने जो कंबोज और गांधार देखे, कंबोज की राजधानी जो हाटक है और गांधार की राजधानी तक्षशिला है, दोनों की स्थिति वर्तमान पाकिस्तान में थी। तो 2 महाजनपद कहां पे मिले अपन को? महाजनपद कहां पे मिले? पाकिस्तान में मिले। इसके बाद अपन को तीसरे नंबर पे देखना है क्या? कुरु। तीसरे नंबर पे अपन देख रहे हैं कुरु, है ना। तो कुरु आप देख रहे हैं, ये जो दिल्ली और मेरठ वाला क्षेत्र है, दिल्ली और यूपी वाला जो क्षेत्र है, वहां पे क्या था? कुरु था। वहां पे क्या था? कुरु था। और कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। आपको पता होगा दिल्ली का पुराना नाम, या दिल्ली को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से दिल्ली का एक नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। तो
कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। आपने महाभारत में जो कुरुक्षेत्र नाम सुना होगा वो भी इस क्षेत्र के अंतर्गत इसी से मिलता जुलता हुआ, इसी से जुड़ा हुआ है। तो कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। और वर्तमान में कहां पे है ये? दिल्ली। अपन इसकी वर्तमान लोकेशन कहां ट्रेस कर सकते हैं? दिल्ली में कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखें चौथे नंबर पे, अब अपन देखते हैं पांचाल। तो जो पांचाल है उसकी दो राजधानियां थी, उत्तरी पांचाल की आहे छत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्यपल्ली। और इसकी लोकेशन वर्तमान में यूपी वाले क्षेत्र में, यूपी के बरेली और फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र में है ये पांचाल। और आपको पता होना चाहिए कुरु और पांचाल का संबंध महाभारत काल से भी जुड़ता है। इसके बाद अगर अपन देखें, इसके बाद है सूरसेन। 5वें नंबर पर कौन सा देखेंगे अपन? सूरसेन। और सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। और वर्तमान में आप मथुरा समझते ही हैं कहां पे? मथुरा खुद मथुरा है, यूपी में मथुरा, मतलब कृष्ण की नगरी मथुरा। उसमें कौन सा महाजनपद था? सूरसेन। मतलब जहां पे मथुरा है, मथुरा राजधानी था उसके, वो किस महाजनपद में आती थी? सूरसेन की राजधानी मथुरा है, जहां से कृष्ण का संबंध जुड़ता है, कृष्ण की नगरी है ना, वो मथुरा है। और वर्तमान अगर देखें तो इसका कहां पे है? यूपी में। और इसका भी यूपी था, उत्तर प्रदेश। मतलब क्या है कि आपको याद रखना है कि महाजनपद यूपी और बिहार, मतलब मध्य भारत वाला जो क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो दोअब वाला क्षेत्र, वहीं पे स्थापित हुए थे 16 महाजनपद। वहीं पे मगध साम्राज्य का निर्माण होता है ना। तो अपन ने 5 देख लिए, कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, सूरसेन। अब अपन को 6वें नंबर पे देखना है क्या? मत्स्य। 6वें नंबर पे क्या देखना है? अपने महाजनपद का नाम क्या है? मत्स्य। और उसकी राजधानी क्या है? विराटनगर। इसकी राजधानी क्या है? विराटनगर, है ना। ये आपको याद रखना है, मत्स्य वाला जो क्षेत्र है, ये जो यूपी और राजस्थान की जो बॉर्डर है वहां पे था। जो विराटनगर है वो राजस्थान में आता है ना, अलवर और भरतपुर वगैरह जो जिला है। तो जो विराटनगर है और जो मत्स्य वाला क्षेत्र है वो कहां पे आता है? राजस्थान और यूपी के बॉर्डर वाले क्षेत्र में आता है। आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये जो महाजनपद थे ये ज्यादातर कहां पे फैले? पश्चिम से शुरू होकर मध्य भारत में ही फैले हैं। तो जो चेदी है, देखो चेदी की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। वो वर्तमान जो स्थिति है उसकी बुंदेलखंड, जो झांसी और सागर वाला क्षेत्र है वहां पर चेदी स्थित था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा महाजनपद बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। मान लो एमपी की कोई परीक्षा दे रहे हैं, उसमें वो पूछ ले कि चेदी महाजनपद का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बुंदेलखंड। जो सागर और झांसी वाला क्षेत्र आता है वहां से चेदी का संबंध है, और चेदी एक महाजनपद था। 8वें नंबर के महाजनपद की बात करें तो अवंती की 2 राजधानियां थी। एक उज्जैनिया थी, जैसे वर्तमान में उज्जैन बोलते हैं, एक उज्जैनिया, और एक क्या थी? महेशमती। एक क्या थी? महेशमती। और ये जो इसका वर्तमान क्षेत्र है वो उज्जैन वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश में, मालवा क्षेत्र में फैला था। मतलब अवंती जिसकी एक राजधानी उज्जैनिया थी, दूसरी राजधानी महेशमती थी। मालवा वाला जो क्षेत्र है, उज्जैन इंदौर धार वाला जो क्षेत्र है, वहां पे ये स्थित था। तो मध्य प्रदेश में अपन ने देखा चेदी महाजनपद था और अवंती महाजनपद था। और जो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपदों में अवंती का नाम आता है। इसके बाद अगर अपन 9वें नंबर पे देखें, 9वें नंबर पे अपन देखें तो बत्स आता है। 9वें नंबर पे कौन आता है? बत्स। और अपन ने अवंती की लोकेशन की बात करें तो ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो मालवा वाला क्षेत्र है वहां पे अवंती की लोकेशन है। और अपन ने बाकी चीज की लोकेशन देख ही ली है। कंबोज और गांधार कहां पे है? पाकिस्तान में। कुरु दिल्ली वाले क्षेत्र में, मत्स्य राजस्थान वाले क्षेत्र में, जो पांचाल है वो उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में है ना, और अवंती मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। और ये बुंदेलखंड यूपी और मध्य प्रदेश की बॉर्डर में कौन था? चेदी, है ना। अगर अपन बत्स की बात करें तो बत्स आप देख रहे हैं, ये जो बिहार और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर वाला क्षेत्र है, या उत्तर प्रदेश बिहार और छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है जहां पे मिलता है, एक जिला है सोनभद्र, जहां पे यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इनकी बॉर्डर मिलती है। तो वहां वाले क्षेत्र में क्या था? मतलब बत्स था। और बत्स की राजधानी क्या थी? बत्स महाजनपद है। और बत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी। और कौशाम्बी की वर्तमान में जो आप नाम सुनते हैं, प्रयागराज बोल लेंगे उसे, इलाहाबाद नहीं बोल सकते, उसे क्या बोलेंगे? प्रयागराज। तो कौशाम्बी की पहचान किससे हुई? प्रयागराज से हुई थी। और कौशाम्बी उस समय पे एक महानगर था, है ना। तो बस की राजधानी कौशाम्बी है, और है ना इसकी वर्तमान लोकेशन अपन इलाहाबाद या प्रयागराज, मतलब यूपी में था, जिसमें इलाहाबाद लिखना उचित नहीं है वर्तमान समय में। क्या है? प्रयागराज, क्योंकि इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? प्रयागराज। तो बस की लोकेशन आप देख रहे हैं, है ना, ये यूपी और बिहार, छत्तीसगढ़, ये बॉर्डर वाले क्षेत्र में है। और साथ में उसकी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। और वर्तमान लोकेशन आप कहां से पहचान हुई कौशाम्बी की? प्रयागराज से हुई है।
इसके बाद अगर अपन देखें 10वें नंबर पे आता है मगध, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद। मगध जनपद ने बहुत सारे मगध महाजनपद ने बहुत सारे महाजनपदों को जीता और एक साम्राज्य की स्थापना की। और भारत का पहला साम्राज्य कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है मगध साम्राज्य। और भारत के पहले साम्राज्य का नाम उसके स्थान के नाम पर रखा गया है। ये बात आपको याद रखनी है। जब तक देखो कोई राजा या कोई वंश फेमस नहीं होता तब तक उसका नाम स्थान के नाम पे चलता है, बाद में किसके नाम पे चलता है? वंश के नाम पे। जैसा कि आप देखेंगे मगध साम्राज्य, उसके बाद मौर्य साम्राज्य एक वंश का नाम है। आगे चल के मध्यकाल में अपन दिल्ली सल्तनत देखें, उसके बाद मुगल काल देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के स्थान के नाम पे चल रहा है, मुगल काल किस पे चल रहा है? एक वंश के नाम पे चल रहा है। जैसे आप पहले देख रहे थे कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार, वर्तमान में किसकी सरकार है? मोदी की सरकार। मतलब एक व्यक्ति शक्तिशाली हो गया। तो शुरू में स्थान शक्तिशाली रहता है, पार्टी शक्तिशाली, बाद में कौन बन जाता है? व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है। ये इतिहास का नियम है, ये ऐतिहासिक घटना का क्रम है। ये बात आपको याद रखनी है। तो जो अपना मगध है, मगध की राजधानी क्या है? राजगिरा या इसके राजगिरा या गिरिब्रज। राजगिरा या क्या है? गिरिब्रज। इसकी वर्तमान में कहां से हुई है? पटना या बिहार वाले क्षेत्र में। मतलब जो राजगिरा यहीं पे पाटलिपुत्र, आगे चल के एक नगर बसता है मगध साम्राज्य के साथ पाटलिपुत्र, और उसकी पहचान कहां से हुई है? कैसे हुई है? पटना से हुई है। तो जो मगध है वो उसका मगध कहां पे था? बिहार वाले क्षेत्र में केंद्रित था। और ये आसपास के अवंती, बस है ना, अवंती, बस, चेदी, कुरु, इन सारे पांचाल, कौशल, इन सारे साम्राज्य को मतलब की महाजनपदों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य मगध साम्राज्य की स्थापना करता है। इसके बाद अगर अपन देखें, इसके बाद अपन को देखना है अंग। इसके बाद अपन को कौन सा देखना है? अंग, है ना। अंग आप देख रहे हैं जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, बिहार और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, एक यहाँ पे मगध अपन ने देख लिया बिहार में, और अंग कहां पे है? जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। देखो मगध के पास अपना एक खुद का मतलब की बंदरगाह भी था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। वो किस क्षेत्र में आ रहा था? अंग के क्षेत्र में आ रहा था, है ना। उसको जो किसने? मगध ने जीत लिया, और उसके पास बंदरगाह मतलब समुद्री व्यापार के लिए भी उसके पास व्यवस्था हो गई। तो जो महाजनपद है 11वें नंबर का, कौन सा? अंग। तो अंग की राजधानी चंपा है। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। और वर्तमान में ये बिहार है ना, बिहार, और इसको अपन पश्चिम बंगाली बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि जो इसकी राजधानी है वो बिहार में आ रही थी, है ना। जो इसकी जो क्या है कि चंपा की जो राजधानी है वो बिहार में आ रही है, लेकिन उसका जो क्षेत्र फैला हुआ तो पश्चिम बंगाल में फैला हुआ था। तो आप सिर्फ अंग कहां फैला हुआ था? बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में फैला हुआ था। तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा, और उसका जो क्षेत्र है वर्तमान वो बिहार और पश्चिम बंगाल है। ये बात आप। इसके बाद हमें देखना है काशी। काशी जो यूपी वाले क्षेत्र में आता है। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी, या जैसे बोलते थे क्या? बनारस। वर्तमान में यूपी वाला क्षेत्र, है ना। तो काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? बनारस। वाराणसी या बनारस। और काशी आपको पता होगा कि भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से भी बनारस का नाम आता है। देखो बनारस इसलिए प्रसिद्ध है, बनारस को इसलिए प्राचीनतम शहर बोलते हैं क्योंकि ये लगभग 2500 साल पहले भी विकसित अवस्था में था और वर्तमान में भी ये विकसित अवस्था में है, इसलिए बनारस की महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। और बनारस से गंगा नदी भी निकलती है ना। और बनारस मध्य वाले क्षेत्र में और हिंदू संस्कृति लिए भी उसका महत्वपूर्ण स्थान है ना। इलाहाबाद हुआ, बनारस हुआ, है ना, काशी, बनारस, इलाहाबाद हुआ, ये सारी हिंदू संस्कृति, मथुरा हुआ, ये सारी प्राचीन मथुरा हुआ, बनारस हुआ, प्राचीन समय से और वर्तमान में लेके अपनी उसी प्राचीनता को, उसी महत्वता को, उसकी सांस्कृतिक के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए वर्तमान में इसका महत्व है। इसीलिए इतिहास, देखो इतिहास को जब अपन पढ़ते हैं तो अपन को समझ में आता है कि कोई चीज क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप काशी और बनारस का महत्व, मथुरा का महत्व, है ना, ये इसे समझ सकते हैं कि वो प्राचीन समय में भी शहर थे, सांस्कृतिक केंद्र थे, शिक्षा के केंद्र थे, और वर्तमान में भी वो सांस्कृतिक केंद्र हैं, शिक्षा के केंद्र हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद आता है, और स्थिति आप देख ही रहे होंगे, ये जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, बनारस यूपी में ही काशी है। इसके बाद अपन को देखना है, अब अपन को देखना है वैशाली। वैशाली महत्वपूर्ण हो जाता है, वैशाली महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे वैशाली नाम से प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी और बज्जी नाम, इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। देखो किसी किताब में आपको वैशाली ही मिल जाएगा महाजनपद का नाम, और उसकी राजधानी के नाम भी वैशाली है, लेकिन कहीं कहीं उसका नाम बज्जी भी मिलता है। तो वैशाली का संबंध जुड़ता है बुद्ध से। वैशाली का संबंध किससे है? बुद्ध से। ये जो नेपाल वाला एरिया है, नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर लगता है, वहां पे वैशाली स्थित है।
और वैशाली का संबंध कैसे है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के जीवन से, बुद्ध ने जो प्रचार किया है। आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे महाजनपद का संबंध बुद्ध से है, महात्मा गौतम बुद्ध से है, तो वो वैशाली है, उसकी राजधानी वैशाली थी। वर्तमान में वो बिहार और नेपाल वाले क्षेत्र में आता है। इसके बाद अपन को देखना है 14वें नंबर पे मल। देखो वैशाली और मल दोनों का संबंध, इसकी राजधानी क्या है? कुशीनगर, कुशीनगर। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे बिहार, उसके मतलब कि वैशाली के नीचे मल। तो देखो वैशाली मतलब बुद्ध का जन्म वैशाली से संबंध है, साथ में मल्ल की राजधानी कुशीनगर में क्या हुई है? मृत्यु। बुद्ध की क्या हुई है? मृत्यु हुई है। तो मतलब वैशाली और मल्ल या बज्जी और मल्ल महाजनपद का संबंध बुद्ध से जुड़ता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण वैशाली और बज्जी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनका संबंध किससे जुड़ता है? महात्मा गौतम बुद्ध से। और वर्तमान क्षेत्र इनका कहाँ आता है? बिहार और नेपाल वाली बॉर्डर में आता है ना? बिहार और नेपाल वाली बॉर्डर में आता है। इसके बाद अपन देखें तो 15वें नंबर पे आता है कौशल। 15वें नंबर पे कौन सा आता है? कौशल, जिसकी राजधानी श्रीवास्ती थी, श्रीवास्ती, है ना? लेकिन इसकी पहचान कैसे हुई है? अयोध्या। और आपको पता है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संबंध कहां से जुड़ता है? अयोध्या से जुड़ता है। तो जो कौशल की राजधानी श्रीवास्ती थी, उसकी पहचान किससे हुई? अयोध्या। और वर्तमान स्थिति कैसे है इसकी? यूपी में है। जो क्योंकि देखो अयोध्या, साकेत, श्रीवास्ती ये मतलब कि उसी शहर के नाम है जिसका वर्तमान में नाम अयोध्या है, और अयोध्या से श्री राम का संबंध जुड़ता है। देखो अपन ने देखा, देखो काशी हुआ, बनारस हुआ, मथुरा हुआ, देखो इनका संबंध प्राचीन समय से चला रहा है, इसलिए इनका महत्वपूर्ण संबंध वर्तमान महत्व और ऐतिहासिक महत्व जोड़ के इस स्थल के महत्व को आप समझ सकते हैं। और अंतिम रूप से अपना जो है वो अस्मक है। क्या है? अस्मक। इसकी राजधानी थी पोटली। इसकी राजधानी क्या थी? पोटली। और इसकी स्थिति है गोदावरी नदी के किनारे। आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, वर्तमान महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, वहां पे अस्मक। देखो एक इधर गोदावरी नदी के किनारे है। अस्मक एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में, मतलब विंध्य पर्वत के नीचे है, मतलब दक्षिण भारत में आने वाला एकमात्र महाजनपद, उसका नाम क्या है? अस्मक। उसकी राजधानी क्या है? पोटली। किस नदी के किनारे है? लगभग गोदावरी के नदी के किनारे है। क्योंकि अपन ने जो 15 महाजनपद देखे जो उत्तरी भारत में और उत्तर पश्चिम जो बॉर्डर है पाकिस्तान वाली, वहां पे स्थित है, लेकिन एक जो अस्मक है जो दक्षिण भारत वाले एरिया में आता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अपन ने 16 महाजनपद देख लिए। आइए एक बार मैप और अच्छे से देख लेते हैं। कंबोज है ना, एक कंबोज है और गांधार है जो कहां पे है? पाकिस्तान में। कुरु जो कहां पे है? दिल्ली में। मत्स्य कहां पे है? जो राजस्थान में। सूरसेन, काशी, बस, मगध, कौशल, पांचाल, ये कहां पे? यूपी बिहार वाले क्षेत्र में। वैशाली, मल्ल, ये भी यूपी वाले क्षेत्र में। और जो अंग है वो पश्चिम बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में। अवंती और चेदी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आते हैं। और अस्मक आता है दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में आता है। देखो क्योंकि प्राचीन भारत को या इतिहास को जब तक आप वर्तमान से नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप वर्तमान से जोड़ के समझ सकते हैं। जब आप बनारस जाएंगे उसकी प्राचीनता की बहुत सारे स्थल देखेंगे, जब आप मथुरा जाएंगे उन मंदिरों को देखेंगे, बहुत सारी मूर्तियों को देखेंगे जो हजारों साल पुरानी है, तो आपको समझ में आएगा कि इतिहास कैसे वर्तमान में निरंतरता में चलता रहता है। इसीलिए इतिहास का महत्व हो जाता है, क्योंकि वो वर्तमान में आके कनेक्ट होता है। और वर्तमान के महत्व को कोई अगर सिद्ध कर पाता है तो वो उसकी ऐतिहासिकता ही कर पाता है। इसीलिए इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे मगध साम्राज्य के बारे में।